एवरीवन, आज हम धरातल पर निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों में हिमानी निर्मित स्थल रूपों के बारे में बात करेंगे। धरातल पर सक्रिय रूप से कार्य करने वाली कारकों में हिमनद भी ऐसे कारक हैं जो धरातल पर परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं और इनके द्वारा धरातल पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिन्हें हिमानी निर्मित स्थल रूप कहा जाता है। जिस तरीके से पवन और जल के द्वारा धरातल पर स्थल रूपों का निर्माण होता है, वैसे ही हिमनद भी एक सक्रिय कारक के रूप में धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। हिमनदों का से तात्पर्य एक ऐसे हिम समूह से हैं जो हिमसिक्त से गुरुत्व के कारण प्रवाहित होते हैं। हिमनद एक तरीके से हिम की नदियां हैं और ये हिम की नदियां का जो प्रवाह का कारण है वो ढाल है, अर्थात ये ढाल के प्रभाव से, गुरुत्व के प्रभाव से खिसकते हैं। हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं, स्नोलाइन कहते हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पृथ्वी के दो स्थायी हिम क्षेत्र हैं। हिम रेखा से तात्पर्य वो भाग जहाँ से ऊपर हिम का जमाव रहता है और उसके पश्चात नीचे बर्फ हिम पिघलना शुरू हो जाती है, वो हिम रेखा इसे अलग अलग जोन के रूप में आइडेंटिफाई करती हैं। यदि हम विश्व में हिमनदों के क्षेत्र या हिम क्षेत्र के रूप में देखें तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका विश्व के दो बड़े स्थायी हिम क्षेत्र हैं, जहाँ पर हिम का जमाव लंबे समय से तात्पर्य एक स्थायी रूप से यहाँ पर हिम का जमाव रहा है और ये दोनों ही पृथ्वी के ध्रुवीय भाग हैं। वहीं जब किसी विशाल क्षेत्र पर हिम चादर का विकास हो जाए तो उसे महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद से तात्पर्य एक लंबे चौड़े क्षेत्र पर जब हिम का जमाव हो जाता है तो ये महाद्वीपीय हिमनद के रूप में जाने जाते हैं। जैसे अंटार्कटिका एक महाद्वीपीय हिमनद के रूप में है, वहीं उत्तरी ध्रुव के उत्तरी क्षेत्रों में भी एक बड़े क्षेत्र पर हिम चादरों का विकास पाया जाता है। प्लेस्टोसीन हिम युग में इस तरह काफ़ी विस्तार हुआ। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर एक अंतराल में हिमनदों का या हिमयुग आते हैं, तब पृथ्वी पर संपूर्ण क्षेत्र में हिम का जमाव होता है और अंतर हिम युग से तात्पर्य जब हिम पिघलना शुरू होती है तो मध्यवर्ती भागों से जहाँ तापमान गर्म होते हैं वहाँ हिम पिघल जाती हैं। वहीं कुछ अवशिष्ट भाग हिम टोपियों के रूप में या हिम द्वीप के रूप में, महाद्वीपों के रूप में शेष रहते हैं। वर्तमान समय में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर इस तरीके के लंबे चौड़े क्षेत्र पर हिम क्षेत्र पाए जाते हैं और यहाँ पर विकसित होने वाले हिमनदों के द्वारा इस तरीके के स्थलाकृतियों का विकास होता है। वहीं हिमनदों का दूसरा रूप पर्वतीय घाटियों में प्रवाहित होने वाले हिमनदों को घाटी हिमनद कहते हैं। इस तरीके से जब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनदों का विस्तार होता है तो यहाँ पर हिम जमाव ऊंचाई के कारण होता है और अत्यधिक ऊंचे भागों पर हिम बनने से या स्नोफॉल होने से यहाँ पर एक लंबे समय बाद हिमनदों बन जाते हैं। घाटी हिमनद इनको कहा जाता है। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के विद्वान ह्यूजी ने हिमनदों की गतिशीलता को प्रमाणित किया। ढाल और भार में वृद्धि और गुरुत्व के कारण हिमनदों में गति होती है। हिमनद अपघर्षण उत्पादन की क्रिया से अपरदन करता है। डी मार्तोने ने हिमनद अपरदन सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर किया है। हिमनदों को प्रारंभ में एक स्थायी हिम क्षेत्र माना जाता था, परंतु ह्यूजी ने इस संबंध में सबसे पहले बताया कि हिमनद एक स्थायी क्षेत्र न होकर के निरंतर गतिशील हैं, परंतु इनकी गति काफ़ी धीरे होती है, अतः ये आवासित नहीं होती हैं। अतः हिमनदों का एक गतिशील प्रारूप में ह्यूजी ने इनको बताया और किसी भी क्षेत्र में हिमनद अपरदन के एक संपूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन डी मार्तोनी के द्वारा किया गया। यदि हम हिमनदों की क्रियाशीलता को या उनके स्थलाकृतियों के प्रभाव को देखें तो हिमनदों के द्वारा दो महत्वपूर्ण घटनाएं या क्रियाएं होती हैं, जिन्हें अपघर्षण और उत्पाटन की क्रिया कहते हैं। अपघर्षण से तात्पर्य है कि हिमनदों के नीचे साथ में चलने वाले कंकड़ पत्थरों के द्वारा
नीचे संपर्क में आने वाली चट्टानों को घिस करके उनको काट छाट की जाती हैं, इसे अपघर्षण कहते हैं। वहीं प्लकिंग उत्पादन की क्रिया हिम में गुरुत्व और भार के प्रभाव के कारण ये बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ करके नीचे से अपने साथ घसीटते हुए भाग करके घसीटते हुए ले जाता है, जिसे उत्पाटन की क्रिया कहते हैं। हिमनदों के द्वारा किसी भी क्षेत्र में पहले अपरदनात्मक स्थल रूपों का विकास होता है और इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार के स्वरूप आते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं यू आकार की घाटी, यू शेप वैली की बात करें। हम लोगों ने देखा है कि नदियों के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण युवावस्थाओं में होता है और इन वी आकार की घाटियों के संबंध में यदि हम लोग हिमनदों की यू आकार की घाटी की बात करें तो इस संबंध में कई विद्वानों का मत है कि हिमनद कोई अपनी घाटी नए बनाते हैं, अपितु ये नदियों के द्वारा निर्मित घाटियों को ही विकसित करते हैं। और वी आकार की घाटी में जब हिमनद प्रभावित होते हैं तो उसे काट करके वह यू आकार की घाटी में बदलते हैं। हिमनद की अपकर्षण और उत्पाटन से वे घाटियाँ जिनसे होकर हिमनद बहता है कटकर चौड़ी हो जाती है। घाटी की तली सपाट व चौरस हो जाती है तथा किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। यह घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती है, इसे यू आकार की घाटी कहते हैं। और पर्वतीय हिमनदों के द्वारा इस प्रकार की के क्षेत्रों में यू आकार की घाटियों का निर्माण किया गया है। ये घाटियाँ एक तरीके से वी आकार की घाटियाँ या नदी निर्मित घाटियों का एक विकसित रूप होती है, जिसमें हिमनदों के द्वारा उनके किनारों पर अपरदन करके उनकी तली को चौड़ा कर दिया जाता है। इससे घाटी के किनारे खड़े ढाल वाले हो जाते हैं और घाटियाँ नीचे से सपाट हो जाती हैं और इस तरीके से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। वहीं जो दूसरा स्वरूप स्थलाकृतियों का बनता है उनमें लटकती घाटी या हैंगिंग वैली कहा जाता है इनको। इसे निलंबित घाटी भी कहा जाता है। यह मुख्य घाटी की सहायक घाटी होती है। यह घाटी उन पर्वतीय भागों में मिलती है जहाँ पर सहायक हिम नदियाँ अधिक ऊंचे भागों से आती हैं। हिमनदों के पिघलने पर यहाँ प्रपातों का निर्माण होता है, जिसे प्रपातीय घाटी भी कहते हैं। अर्थात जब नदी के द्वारा मुख्य नदियों के द्वारा मुख्य हिमनद के द्वारा अपनी घाटी का गहराई तक विकास कर दिया जाता है और उसकी सहायक जो हिमनद हैं वो ऊंचे पहाड़ी भागों से आकर के उसमें मिलते हैं, तो इस तरीके से इनमें मिलती हुई घाटियों को लटकती घाटियाँ या निलंबित घाटियाँ कहा जाता है। और जब हिम पिघल जाने पर इन पे प्रपातीय घाटियों या प्रपातीय हिमनदों के घाटी का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा दिखने वाले अपरदनात्मक स्थल रूपों में अगला जो स्थल रूप है वह सर्क है। सर्क हिमनद की ऊपरी घाटी में अर्धगोलाकार बेसिन को सर्क कहा जाता है। इसे आराम कुर्सी आकार वाली स्थलाकृति कहा जाता है। जर्मनी में इसे कोरी कहा जाता है। इसका निर्माण जल जमाव एवं अपरदन से होता है, अर्थात जब ऊंचे पर्वतीय भागों से हम उतरता है तो वो उसके ढालों के सहारे उसके ढाल को एक अवतल ढाल के रूप में बदल करके एक प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करता है, जिसे सर्क कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग इससे देख सकते हैं कि इस चित्र में ये जो पार्ट है ये सर्क के रूप में है और यहाँ से हिमनद का जमाव बहा हुआ है और इससे ये भाग कट करके छोटा एक हो गया, इसका ढाल मंद हो गया और इस वाले पार्ट को कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो पार्ट है इसको सर्क कहा जाता है। सर्क की बेसिन में जल भराव हो जाने से छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, इसे टार्न कहा जाता है। अर्थात हिम के पिघल जाने पर जब सर्क में जल भर जाता है तो उसे टार्न कहा जाता है। इस तरीके की झीलें स्विट्जरलैंड या इन क्षेत्रों में ऊंचे हिमनदीय क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं। सर्क ग्लेशियर के शीर्ष पर एक दरार होती है। इस बिंदु पर बर्फ और शीर्ष ग्लेशियर की तारतम्यता विकसित होती है। इसे बर्गसुंड कहा जाता है। बर्गसुंड एक तरीके से सर्क के ऊपर बनने वाली ही स्थलाकृति है
जो एक गहरी दरार के रूप में आइडेंटिफाई होती है, और यहाँ से हिमनद और सर की जो जमाव बिंदु की जो एक सीमा है वो आइडेंटिफाई होती है, जिसे बर्गसुन कहा जाता है।